जो कल्चर है उसकी जड़ें कहाँ हैं, मतलब भारत की जो संस्कृति है वो शुरू कहाँ से हुई। तो मेनली भारत की संस्कृति शुरू हुई है हमारे वेदों से, यानी कि जब हमने वेदों का अध्ययन करना शुरू किया, जब हम वेदों को जानने लगे, वहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमें जीना कैसे है। वेद कोई आध्यात्मिक लिटरेचर नहीं है, ना ही वेद आपको स्तुति करना सिखाते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वेदों की ऋचाओं में देवताओं की स्तुति है, लेकिन देवताओं की स्तुति नहीं है हमारे वेदों में। वेदों के अंदर जीवन जीने का तरीका है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, उस जीने का क्या आधार है और किस तरीके से हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे वेद में सिखाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम वेदों को समझना चाहते हैं तो हमें एक चीज को समझना होगा, द थिंग इज वेद, और वेद के अंदर भी हमें सबसे पहले जो समझना होता है वो समझना होता है ऋग्वेद। दरअसल शुरुआत के समय पे केवल एक ही वेद मौजूद था। कितने वेद थे शुरू में? एक वेद था, और वो वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद को बाद में जब ऋषि मुनियों ने पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि इस ऋग्वेद के अंदर बहुत सारी नॉलेज है। वो बहुत सारी नॉलेज को एक साथ पढ़ पाना और समझ पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा था। तो काम को थोड़ा आसान करने के लिए उन्होंने इस ऋग्वेद को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे हम वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वेद त्रयी, यानी कि 3 वेद। कौन कौन से हैं वो 3 वेद? पहला तो वही ऋग्वेद, उसके बाद दूसरा वेद है हमारा सामवेद, सामवेद के बाद तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। तो इनके नाम से ही वैसे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा वेद किस चीज के बारे में है। सबसे पहले हमारा जो ऋग्वेद है वो ऋग यानी ज्ञान के बारे में है। किसके बारे में है? ज्ञान के बारे में है। और जो हमारा दूसरा वेद सामवेद है वो बारे में है रस के, यानी कि हम जो गाते हैं, जो कविताएं लिखते हैं या गाने लिखते हैं, जो नाटक लिखते हैं या कहानियां लिखते हैं, ये सारे जिनके अंदर रस है वो सारी चीजें किसमें आती हैं? हमारे सामवेद में आती हैं। यानी कि ढोलक कैसे बजानी है और मुरली कैसे बजानी है, सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, इन सब का ज्ञान हमने किसमें समाहित कर लिया? सामवेद में कर लिया। उसके बाद एक वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर हमने लिखे सारे कर्मकांड। कर्मकांड मतलब देवताओं की स्तुतियां, जीवन कैसे जीना है, किस उम्र में क्या करना सही है और क्या करना गलत है, इन सब चीजों की जानकारी, और उसके साथ साथ ही हमें किस समय पे कौन सा संस्कार करना चाहिए इसकी जानकारी किसमें हमें दी गई? यजुर्वेद में दी गई। उसके बाद लेकिन केवल इनसे समझना भी, संस्कृति को समझना इनसे भी आसान नहीं हुआ, क्योंकि वेद लिखे गए संस्कृत भाषा में। धीरे धीरे संस्कृत प्रचलन से हटने लगी, तो जिसको संस्कृत नहीं आती वो वेद नहीं समझ सकता। तो वेदों की बात को आसान करने के लिए वैदिक संस्कृत का एक दूसरा रूप बनाया गया, जिसे हम सरल संस्कृत के रूप में जानते हैं। ये सरल संस्कृत वैदिक भाषा से थोड़ी सी अलग है। इस भाषा को हर कोई आदमी सुन सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है। अगर आपने देखा हो तो आजकल ब्लॉग बहुत ज्यादा चल रहे हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं लोग संस्कृत भाषा में। तो जिस संस्कृत का इस्तेमाल में ब्लॉगिंग में कर रहे हैं वो सरल संस्कृत है, वो वैदिक संस्कृत नहीं है। क्योंकि जो वैदिक संस्कृत है वो प्रगाढ़ है, उसे समझना मुश्किल है। लेकिन जो संस्कृत हम बोलते पढ़ते लिखते हैं ये संस्कृत आसान है, इसे समझना भी आसान है। जैसे कि आपको लगता है बहुत सारे ऐसे आपने शब्द देख लिए हैं जो संस्कृत में बाहर ही लैंग्वेज से लाके डाल दिए गए हैं, दूसरी भाषाओं से लाके डाल दिए गए हैं जबरदस्ती संस्कृत के अंदर। तो ये जितने भी शब्द हैं आपके, ये शब्द डायरेक्टली नहीं होते हैं संस्कृत के अंदर। जैसे आपने सुना होगा रेल यानम। अब रेल तो फारसी शब्द है और यानम संस्कृत का शब्द है। तो हमने जो रेल यानम शब्द बनाया ये खुद से बनाया है, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इसे वैदिक संस्कृत में आप नहीं देख पाएंगे। वैदिक संस्कृत में यानम मिलेगा, लोह यानम मिलेगा, लोहपत यानम भी मिलेगा, लेकिन रेल यानम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वैदिक संस्कृत में ये शब्द था ही नहीं। दरअसल हमने दूसरी भाषाओं से लाकर ये शब्द इसके अंदर डाल दिया गया। बहुत जगह आपने कंप्यूटर को कंप्यूटर लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहा गया? संगणक। संगणक क्यों कहा गया इसको? क्योंकि कंप्यूटर शब्द स्टार्टिंग में जो बना था, इसको आपने बाद में इसकी पूरी क्या बोलते हैं फुल फॉर्म देख ली, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन करके, वो तो फुल फॉर्म बाद में बनाई गई। जो कंप्यूटर शब्द का उदय हुआ है वो शब्द का उदय हुआ है कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट मतलब गणना करना, है ना। ऐसा यंत्र जो गणना करता हो उसे संस्कृत में संगणक कहते हैं। इसीलिए हमने कंप्यूटर को भी क्या बोला? संगणक बोला। संगणक कंप्यूटर को भी हम कह सकते हैं और संगणक हम कैलकुलेटर को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें क्या करने में काम करती हैं? क्या करने में काम करती है? गणना करने में काम करती है। ठीक है भाई, इतनी समझ में आ रही है? तो अब बात यहाँ पे थी कि हमारा जो वेद है उसे समझना मुश्किल है, तो हमने सरल संस्कृत बनाई। अब इस सरल संस्कृत से क्या किया? हमने उन वेदों के ऊपर पुराण लिखे, उन वेदों को समझाने के लिए कुछ कहानियां लिखी, कथाएं लिखी, जिनके जरिए वेदों को आसानी से समझा जा सके। जीवन जीने का तरीका तो सिखाना है। अब मम्मी भी आपको कोई स्टोरी जरूर थोड़ी सुनाती है हर बात समझाने के लिए। कई बार क्या करती है? डायरेक्टली बात बता देती है, और किसी किसी बात को बताने के लिए वो कोई स्टोरी सुनाती है कि ऐसा ऐसा करने पे ये हो जाता है।
वो बताने के लिए हमारे क्या लिखे गए, पुराण लिखे गए। कितने पुराण हैं हिंदू लिटरेचर के अंदर?